Hello class 9 students. Today I'm going to discuss chapter number 3, which is the software. And you look here, the first topic is introductions. Then after we are going to discuss types of a software. Third one is components of a system software, and the last topic is types, examples and uses of application software. Right? Okay, let's go the first topic, which is the introduction of these parts. uh, so first of all we have I'm going to discuss this topic. Look here. What is introduction of that software? The computer contain two basic parts. First one is hardware and the second one is software. So let's summarize the hardware. What is hardware? Look here, hardware is the visible parts like TV sets of a computer systems, while software are programming parts like the TVs without like the TV serials, right? It means जो हमारा हार्डवेयर होता है वो विजिबल पार्ट्स होता है। जो भी चीज़, जैसे एक टीवी का एग्जांपल लिया गया है, टीवी अगर हम देखते हैं तो टीवी का जो आउटर लुक है या बॉडी है उसे हम हार्डवेयर कहेंगे, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? टीवी के इंटरनल जो भी प्रोग्राम्स हमारे चलते हैं, ठीक है, टीवी सीरियल्स चलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो नेक्स्ट है, विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर विल रिमेन जस्ट अ मेटल बॉक्स, राइट। जाहिर सी बात है, अगर कुछ भी अंदर देखने को ना हो तो वो एकदम मेटल बॉक्स की तरह, एक डब्बे की तरह होगा। बट विद सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन स्टोर, रिट्राइव, सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, क्रिएट फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स फॉर डेटा एंट्री और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स एट्सेट्रा, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर सॉफ्टवेयर है उसमें तो हम कंप्यूटर्स का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव लाइक एक्सेस कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को, क्रिएट फ्रेंडली इन्वायरमेंट लाइक गेम खेल सकते हैं, ठीक है। मतलब हम जैसा चाहे उसका तैसा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। लुक हियर, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम इट डिज़ाइन टू परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क, ठीक है। सॉफ्टवेयर का इसीलिए बनाया गया है ताकि हम क्या कर सकें? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब अलग अलग प्रोग्राम्स को सेट करके, डिज़ाइन करके अपने डिज़ायर्ड टास्क को कंप्लीट कर सकें। तो देयर आर टू वेज इन विच you can get a software for your computer. One is to purchase an existing software like MS Office, Tallies, etc., which is normally referred as packaged software, right? And one other to develop a new software program from scratch as per given requirements, like an examination software for your school. It is known as customized software, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला तो वो जो हमारे पैकेजिंग सॉफ्टवेयर के अंडर में आते हैं। लुक हियर, पैकेजिंग सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया ऐसा सॉफ्टवेयर जो पहले से हमारे डिफाइंड हैं, जैसे कि MS ऑफिस और टैली हो गया, ठीक है, जो हमारे सिस्टम के साथ आ रहे हैं। दूसरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मतलब जो हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे स्कूल का सॉफ्टवेयर, स्कूल का सॉफ्टवेयर में क्या होता है? उसमें डेटा एंट्री होता है, स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल्स होते हैं। तो डिफर टाइप्स के हम उसमें कस्टमाइज़ करते हैं अपने टैब्स को, बटन्स को, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर आर जनरली कंसर्न विद द वेरियस ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम्स, एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू द यूज़, ठीक है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो किस चीज़ के लिए कंसर्न होता है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए कंसर्न होता है, हमारे कंप्यूटर को जो ऑपरेट करता है, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो कंसर्न होता है, हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। यूज़र को क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो इस फिगर को आप देखिएगा, ये है यूज़र, ठीक है।
तो यूज़र सबसे पहले इंटरेक्ट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस और ग्राफिक्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इंटरेक्ट होता है वो किससे होता है, लाइक दिस, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके ये सारे जो यूटिलिटीज़ यूज़ हो रहे हैं ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर में चले गए हैं, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटीज़ आ गया, लैंग्वेज आ गया, देखा इधर डिवाइस ड्राइवर आ गया, तो ये सारे हो गए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब जो हमारे सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करे। सपोर्ट लाइक अगर हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारा स्पीकर है, स्पीकर को बजने के लिए भी इसका साउंड ड्राइवर चाहिए, तो वो साउंड ड्राइवर कहाँ से आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको सपोर्ट करेगा। प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग ड्राइवर चाहिए, ठीक है, जो हम प्रिंट कमांड दें तो ऑटोमेटिक क्या करे, वो प्रिंट कर दे, तो ये कहाँ से आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू आएगा। तो उसी तरह सारे डिवाइसेस जो कंट्रोल होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूज़र को इंटरेक्ट करेगा थ्रू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप देखोगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे पहला जो पॉइंट्स है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो गया, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इन एनी कंप्यूटिंग सिस्टम्स। अभी जस्ट मैंने बताया था यह क्या होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट मतलब सबसे मेन कंपोनेंट्स होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, बूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू अ कंप्यूटर्स मेन मेमोरी एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो यहाँ पे देखिएगा बोल रहा है क्या कि जो हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यहाँ आप देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंडर में आता है, लाइक दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये मेन कंपोनेंट्स होता है और इसके अंदर आप देखोगे कि बूटिंग होता है। बूटिंग लाइक जब भी हमारा सिस्टम ऑन होता है या ऑफ होता है तो ऑन होने के बाद क्या क्या उसके हार्डवेयर वर्किंग में हैं, क्या क्या हमारे एड ऑन्स हैं, जैसे स्पीकर है, प्रिंटर है, ठीक है, कीबोर्ड्स है, माउस है, तो ये सारे जो प्रोसेस चेकिंग मोड में होते हैं तो ये किसके द्वारा चेक किए जाते हैं, बूटिंग के द्वारा चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, डिवाइस ड्राइवर हेल्प द कंप्यूटर कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। जो भी हमारे पेरिफेरल्स, जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं उनको क्या करता है, डिवाइस ड्राइवर चेक करता है क्या इनके ड्राइवर्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। माउस को अगर हम इधर से उधर ड्रैग कर रहे हैं तो उसका पॉइंटर हमारे स्क्रीन पे इधर उधर ड्रैग होता है ना, तो जैसे ही हम माउस उसमें अपने यूएसबी पोर्ट पे लगाते हैं तो उसका ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो जाता है, जो कि ये फीचर्स किस में होता है, केवल और केवल विंडोज 7 ऑनवर्ड्स में हो रहा है, ठीक है। एक्सपी में हम लोग को मैनुअली उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था। नेक्स्ट आता है हमारा यूटिलिटीज़ और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी का मतलब होता है नीडी, आवश्यक, ठीक है, आवश्यकता जिसको कहते हैं। इट इज़ जनरली यूज टू सपोर्ट एनहेंस और एक्सपेंड एग्जिस्टिंग प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है। माने हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं उसके लिए सबसे यूटिलिटी क्या है, जैसे डिस्क डिफ्रैगमेंट, CHK DSK, कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जिनका हमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं ना। आप अपना मोबाइल यूज़ करते हो तो आपके मोबाइल में सबसे ज़्यादा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, जो क्लियर स्पेस करता है। जब आप रैम क्लियर करते हो, अपना स्पेस क्लियर करते हो, तो उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर्स। तो लैंग्वेज प्रोसेसर व्हाट द वर्क इज़ दैट, लैंग्वेज प्रोसेसर आर द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर that are used to convert the instructions written in one type of language into the other types of language, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो लैंग्वेज प्रोसेसर का क्यों यूज़ किया गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा जो कंप्यूटर्स होता है इट इज़ ओनली नोन द व्हाट, बाइनरी नंबर्स, ठीक है। यह केवल बाइनरी नंबर्स ही समझता है और उसको क्या करता है लैंग्वेज प्रोसेसर, बाइनरी को हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, फिर अगेन हाई लेवल को बाइनरी में चेंज करके वो वापस कंप्यूटर्स को रिक्वेस्ट भेजता है। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अभी आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जब या फिर डिफाइन या एक्सप्लेन द सिस्टम सॉफ्टवेयर विद देयर टाइप्स, ठीक है। तो आपको जब भी इस तरह का होगा तो ये आपको चारों चीज़ों के साथ इसको एक्सप्लेन
करना होगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे सिस्टम के अंदर जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, उनको हम कैसे वर्किंग मोड में लाते हैं। तो इट इज़ डिज़ाइंड टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड टू अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइंड टू सेटिस्फाई one purpose may not be able to solve the other purpose of the same user. For example, software for financial management cannot be used for design two dimensional graphics। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसा हो गया कि हर एक चीज़, हर एक टास्क का अलग अलग सॉफ्टवेयर बना हुआ है। जैसे मुझे राइटिंग करना है तो मैं नोटपैड, वर्डपैड का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे ड्राइंग करना है तो मैं पेंट का यूज़ कर सकता हूँ या स्केच का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह मुझे गेम खेलना है तो मैं गेम एप्लीकेशन का ही यूज़ कर सकता हूँ। मैं वर्ड पैड खोल के गेम नहीं खेल सकता। तो कहने का सेंस है, सबका अपना एक वर्क होता है, रोल होता है, और सब अपने अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग उस रोल को कवर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप देखोगे, पहला हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो यूज़र है वो इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको कंप्यूटर को भेजता है, अगेन कंप्यूटर से वो वापस क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को आता है, और देन यूज़र को जाता है। ठीक है, तो एक प्रोसेस समझाया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे क्या, तो इसका एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे यहाँ डेफिनेशन दिखेगा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मेक कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़ एंड यूटिलाइज कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि यूज़र इंटरेक्ट हो सके कंप्यूटर से। तो हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ ब्रिज बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, या यूज़र और कंप्यूटर के बीच का एक ब्रिज है जो क्या करता है, इनको कन्वीनियंट मीन्स एक कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एक एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक एफिशिएंट वे प्रोवाइड कर रहा है, जिससे वो क्या हो सके, यूज़र और कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकें, राइट। नेक्स्ट आते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इमेजिन्ड एज अ लार्ज कलेक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके पास एक लार्ज कलेक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं विच मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सच एज मेमोरी, प्रोसेसर, फाइल सिस्टम्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, पीछे आपने देखा था कि ये मेमोरी को कवर करता है, प्रोसेसर्स को भी देखता है, फाइल सिस्टम्स को भी देखता है, और इनपुट आउटपुट क्या हो रहा है वो भी कवर करता है। इट कीप्स द ट्रैक ऑफ द स्टेटस of each resources and decide who will have to control other computer resources for how long, when you can see operating system work as manager to control all the user activities, right। तो ऐसे समझिए, जब आप किसी कंपनी में जाते हो, उस कंपनी में जो मैनेजर होता है ना, मैनेजर एक्ट लाइक अ ऑपरेटिंग सिस्टम हु कंट्रोल्स ऑल द थिंग्स, हु एक्सेस ऑल द थिंग्स। ठीक है, या हु गवर्न ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो जो सारा कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है, मैनेजर के पास। उसी तरह यहाँ पे सारा कंट्रोल किसके पास होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। कहीं भी जाना है तो आपको इससे परमिशन लेना होगा। ठीक है, बट ये है तो कंप्यूटर, तो ऑटोमेटिक आप ये परमिशन मिल भी जाएगा, नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट इस पे। जैसे मान लीजिए आपको प्रिंट करना है, ठीक है, दूसरे प्रिंटर से, लेकिन वो प्रिंटर अटैच्ड ही नहीं है, तो वहाँ पर मैसेज आ जाएगा, सर सॉरी देयर इज़ नो एक्सेसिबिलिटी ऑफ दैट प्रिंटर। ठीक है, अगर वो एक्सेसिबिलिटी होगा तो डायरेक्ट आपको पहुंचा देगा, परमिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, यहाँ देखिएगा, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, तो मतलब डिवाइस ड्राइवर का मतलब जो भी हमारे इनपुट और आउटपुट प्रोसेस में यूज़ हो रहे हैं, तो उनको क्या करेगा, वो कम्युनिकेट कराएगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराएगा अदर कंप्यूटर से। ठीक है, न्यूअर ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज मच न्यू हार्डवेयर ऑन देयर ओन एंड ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द ड्राइवर्स। अभी जैसे मैंने बताया था कि जो न्यूअर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज़ 7 ऑनवर्ड्स जो भी हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 10.1, ठीक है, तो ये सारे जो हैं क्या हैं, न्यूअर एडिशंस में आ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ड्राइवर्स होता क्या एग्जैक्टली, जब आप पहले एक्सपी यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा
कि अगर मुझे कोई पेन ड्राइव यूज़ करना है तो पेन ड्राइव का जैसे यूएसबी स्लॉट में लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ड्राइवर ऑटोमेटिक आ जाता है स्क्रीन पे, फिर उसको हम नेक्स्ट 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 करके फिनिश करते हैं, तब वो इंस्टॉल हो जाता है। उसी तरह प्रिंटर जब हम लगाते थे तो प्रिंटर का एक सीडी अलग से मिलता था और उस सीडी के थ्रू हम क्या करते थे, उसका ड्राइवर इंस्टॉल करते थे। ठीक है, वाईफाई पोर्ट जो होता है वो अलग से हम लगाते हैं तो उसका भी एक सीडी मिलता है, वो ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। क्यों मिलता है, क्योंकि एक्सपी, जिनका एक्सपी या उसके पहले का वर्जन जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए है, जो लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो जैसे ही लगाएंगे ऑटोमेटिक वो उनमें से इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट आता है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर। अभी जस्ट मैंने बताया था कि वो बाइनरी नंबर में समझता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर कंप्यूटर समझता है, तो जो हमसे इनपुट आउटपुट मिल रहा है उसको वो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश में मिल रहा है तो वो क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा लैंग्वेज प्रोसेसर, फिर वो कंप्यूटर समझेगा, फिर कंप्यूटर उसको बाइनरी में ही आउटपुट देगा, तो लैंग्वेज प्रोसेसर उसको अगेन HLL मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज कर हमको देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर्स के थ्रू एक ट्रांसलेटर का काम हो रहा है, जिसको जिस लैंग्वेज में नीड होगा उस लैंग्वेज में उसको वो इनपुट आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग असेंबलर। ठीक है, असेंबलर का भी जस्ट वही काम होता है जो मशीन लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में समझाता है। ठीक है, तो असेंबलर ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज लाइक 0 and 1 जो बाइनरी फॉर्म में होता है, और असेंबली लैंग्वेज का मतलब होता है न्यूमेरिक कोड्स। ये डिफरेंट टाइप कोड्स होते हैं, सिम्बोलिक्स होते हैं, एंड जनरेट्स द ऑब्जेक्ट कोड विच अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर का मतलब होता है, ये भी एक प्रोसेसर मतलब एक ट्रांसलेटर प्रोसेसर होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं उसको हम मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को हम मशीन कोड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज अभी बताया था इंग्लिश में होता है, और जो मशीन कोड्स होता है वो बाइनरी में होता है। तो कंपाइलर क्या करता है, एक एक बीच में एक दीवार का काम करता है। कंपाइलर का मतलब होता है कि अगर इसमें जैसे ये आपका, ऐसे समझिए, ये आपका असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये इतने प्रोग्राम्स मैंने एट अ टाइम लिखा, तो कंपाइलर का काम क्या होता है, ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में यह स्कैन कर लेगा और उसके बाद कंपाइलर के थ्रू यहाँ पे एक साथ सबको भेज देगा, एक साथ सबको भेज देगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे भेजेगा तो ऑटोमेटिक ये सारे प्रोग्राम्स कन्वर्ट होके हमारे इसमें आ जाएंगे, इस कंपाइलर प्रोसेस में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका वर्क क्या होता है, यह क्या करता है, जब सारे प्रोग्राम्स एक साथ चले आते हैं हमारे दूसरे साइड में, सपोज दैट ये इधर ये सारे प्रोग्राम्स थे, ये जब कंपाइल हुआ तो ये इधर आए, तो ये सारे लाइन, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 लाइन है तो यहाँ पे भी 3 लाइन आएंगे, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, एक साथ तीनों लाइन का एरर बताएगा। ये बताएगा कि फर्स्ट लाइन में ये एरर है, सेकंड लाइन में ये एरर है, थर्ड लाइन में ये एरर है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है कि जितने भी एरर होते हैं हमारे प्रोग्राम्स के उनको एक साथ वो बताता है। तो एरर कैन बी करेक्टेड एंड सोर्स कोड्स कैन बी रिकम्पाइल्ड। इससे क्या होता है, हमारा स्पीड फास्ट होता है कंपाइलेशन का। अब इंटरप्रेटर आप समझोगे तो कंपाइलर का रूल इजीली समझ में आएगा। इंटरप्रेटर क्या होता है, वह एक लाइन को पढ़ेगा और उसमें से एरर बताएगा। जैसे इसने फर्स्ट लाइन ये पढ़ा यहाँ से यहाँ तक का, तो इसमें बताया कि आपका ये सोर्स कोड जो है ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो उसको वो सही कराएगा। तो यहाँ से वो सही किए हम उसको, फिर अगेन आएगा फर्स्ट लाइन पे, फिर फर्स्ट लाइन से फिर फर्स्ट लाइन पे पढ़ेगा, फिर उसको पता चला यहाँ एग्जीक्यूट मिल गया। ठीक है, एग्जीक्यूट मिल गया तो उसको सही कराएगा, फिर वो फर्स्ट लाइन से चेक करेगा, अगेन फर्स्ट लाइन कंप्लीट करेगा, अब ये एरर फ्री है। ठीक है, अब वो सेकंड लाइन पे जाएगा, उसमें आने के बाद इसको टर्मिनेट्स पे एरर मिल गया। अब टर्मिनेट्स पे मिल गया तो पहले इस एरर को सही कराएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट लाइन से चेक करेगा, फिर सेकंड लाइन चेक करेगा। तो इससे आप देख रहे हो कि 6 लाइन चेक करने में वो काफ़ी टाइम ले रहा है। ठीक है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, वो पूरे लाइन को एक बार में स्कैन कर लेगा, उसके बाद जहाँ जहाँ मिस्टेक्स होगा एक ही बार में वो सही करने का ऑप्शंस प्रोवाइड कर देगा। जैसे मशीन कोड गलत है, एरर गलत है, रिकम्पाइल गलत है, तो तीनों को मैं एक ही बार में कर दूंगा, अगेन उसको कंपाइलेशन के लिए भेजूंगा, तो अगेन वो वहाँ से वहाँ तक चेक करेगा और एक ही बार में वो सही कर देगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूटिलिटीज़ एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
तो यूटिलिटीज़ में क्या है हमारा टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं लाइक सर्च, डिलीट, फाइंड, रिप्लेस, ठीक है। उसी तरह बैकअप यूटिलिटीज़ होता है, तो बैकअप यूटिलिटीज़ में हम क्या करते हैं सीडी या डीवीडी या यूएसबी पोर्टल्स के थ्रू हम क्या करते हैं उसका बैकअप्स ले लेते हैं अपने नीडी सॉफ्टवेयर का। इससे क्या होता है कि जब हमारा कंप्यूटर डैमेज हो जाता है तो हम उसका रिकवरी फिर से कर सकते हैं उस बैकअप सॉफ्टवेयर के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा कंपैरिजन यूटिलिटी। कंपैरिजन यूटिलिटी क्या होता है, यह क्या करता है, मतलब ये बोल रहा है कि लार्ज फाइल्स सो दे टेक लेस स्टोरेज एरियाज एंड फाइल ट्रांसमिशन अक्रॉस नेटवर्क इज ईजियर बट decompression utilities required to expand them to their original file format, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है, ठीक है, कंप्रेस करना। कंप्रेस का मतलब जो हमारे लार्ज फाइल होते हैं उनको वो सिंपली छोटे में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, फिर बाद में हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट फॉर्मेट में। नेक्स्ट आता है डिस्क डिफ्रैगमेंट, मैंने यूज़ किया था ये वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारे डिस्क में बहुत सारे फाइल्स होते हैं, मेमोरीज जो क्या करते हैं काफ़ी जगह काफ़ी स्पेस ले लेते हैं, ठीक है, अनवांटेड मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं। तो जब हम डिस्क डिफ्रैगमेंट्स सेटअप्स चलाते हैं तो क्या करता है उनको ग्रुप कर लेता है कंटीजियस ब्लॉक में और बाकी जो स्पेस जितने हो सकते हैं उनको एरर फ्री कर देता है, मतलब वहाँ से फ्री कर देता है, मतलब ऐसे समझिए उनका स्पेस और बढ़ा देता है, अनवांटेड फाइल्स को डिलीट कर देता है। एंड द लास्ट वन इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यू ऑल अवेयर ऑफ इट, आई होप सो। तो एंटीवायरस क्या करता है हमारे प्रोग्राम्स को जो भी अनवांटेड फाइल्स होते हैं उनको डिलीट करता है, उसके अलावा हमें वायरस से बचाता है, ठीक है। हमारे प्रोग्राम्स में बहुत सारे वायरस हो सकते हैं हमारे फाइल्स में, फोल्डर्स में या फिर डिस्क में, ठीक है। तो उन सारे फाइल्स फोल्डर्स को वो क्या करता है डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है किस टाइप्स के होते हैं, तो देखिए ट्रोजन है, वॉर्म्स है, दो टाइप्स को यहाँ डिफाइन किया गया है। ये सारे क्या करते हैं हमारे फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब डिस्क क्लीनअप पे, ठीक है। तो आप डिस्क क्लीनर पे आप देखोगे डिस्क क्लीनर क्या करता है, इट हैव नॉट बीन एक्सेस्ड यूज्ड सिंस लॉन्ग, ठीक है। जैसे स्कैन द फाइल्स, डिस्क क्लीनर का मतलब हो गया जैसे हमारे डिस्क में ऐसे कोई फाइल हैं जो बहुत लंबे समय से हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, 1 ईयर 2 ईयर से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें क्या करता है जब हम डिस्क क्लीनर्स चलाते हैं तो फाइल्स हमारे सामने अवेलेबल हो जाते हैं, पूछता है वुड यू लाइक टू स्टोर दिस फाइल्स, इफ़ नॉट देन यस प्रेस करिए, ऑटोमेटिक वो फाइल्स जो हैं डिलीट कर देगा और इस तरह से हमारा क्या कर देगा हमारा स्पेस बना देगा। नेक्स्ट आता है हमारा फाइल मैनेजमेंट टूल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं स्टोरिंग करता है, इंडेक्स करता है, सर्चिंग करता है, शॉर्टिंग करता है, ठीक है। तो फाइल मैनेजमेंट का मतलब फ़ाइल को हम कैसे स्टोर कर रहे हैं, किस ऑर्डर में कर रहे हैं, उसका इंडेक्स क्या है, रीनेम क्या है, ये सारी चीज़ इसके अकॉर्डिंग होता है। तो इसके अंदर में हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर और गूगल डेस्कटॉप्स नाम के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो टाइप्स यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट टाइप्स, एग्जांपल्स एंड यूजेज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, स्पेशलिटी सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर और पर्सनल सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सारे दिए हुए हैं, आप लोग को ये पूरे अच्छे से समझना है। प्रोडक्टिविटी में जैसे यहाँ देखोगे वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग में आप देख रहे हो यहाँ पे। इसी तरह स्पेशलिटी सॉफ्टवेयर में आप देख रहे हो सारे एक्सेल बेस्ड हो गया, फाइनेंशियल हो गया, तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा प्री राइटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब प्री राइटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो यहाँ से देखिएगा दिस सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइन टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ वेरियस बिजनेसमैन, फॉर एग्जांपल्स एवरी बिजनेस यूजेस कंप्यूटर्स फॉर लेटर राइटिंग एंड मेलिंग पर्पस, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखिए कस्टमाइज़ किया जा रहा है, बिजनेस पर्पज़ वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कस्टमाइज़ किया जा रहा है, उनको ज़्यादातर क्या यूज़ करना होता है लेटर राइटिंग का और मेलिंग पर्पज़ का। तो दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डेवलप टू लीडिंग कंपनीज एज सोल्ड एज प्रोडक्ट इन द मार्केट। द कास्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनलिटी प्रोवाइड बाय द सॉफ्टवेयर्स एरिया ऑफ यू हैव एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूजर्स। द सॉफ्टवेयर कैन बी सुटेबल फॉर एन इंडिविजुअल और फॉर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो कहने का मतलब
कि जो हमारे बिज़नेस पर्पस से जो भी सॉफ्टवेयर्स क्रिएट होते हैं जिसमें मेलिंग और एडिटिंग का काम होता है उसे हम कहेंगे प्री राइटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अंदर आते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग्स में हमारे यहाँ आ जाएंगे एमएस वर्ड और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आ जाएंगे एक्सेल हमारे। ठीक है, ये हो जाएंगे एक्सेल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब आगे भी यहाँ दिया हुआ है कुछ और सॉफ्टवेयर है। यहाँ है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, जो क्या करता है हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हमारे डेटा स्टोर्स होते हैं वो इनको एक्सेस करता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में हमारा पावर पॉइंट आ गया। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में आप पीछे देखे ही थे कि बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जैसे कि हमारा गूगल मीट हो गया, ठीक है, जूम एप्लीकेशंस हो गया, एजुकेशनल बेस्ड हो गया ना। और भी क्या थे हमारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में हमारे यहाँ फ़ोन बुक आ गया, एलिमेंट्स आ गया, लाइब्रेरी सर्च आ गया और एनसाइक्लोपीडिया आ गया। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट हमारा था यहाँ पे गेम सॉफ्टवेयर, तो गेम सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। तो आप यहाँ पे देखो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हमारा ये क्या हो गया, एमएस वर्ड ओपन हो गया। अब इसके ये प्रोसेस आप लोग को पता ही है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे राइटिंग पैड, मेलिंग काम, ठीक है, मेल, मर्ज, इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे आप लोग कंप्लीट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए आप ये टेबुलर फॉर्मेट में रो एंड कॉलम्स बने होते हैं। तो रो किसे कहते हैं, इस ऑर्डर में रोज़ होता है और इस ऑर्डर में कॉलम्स होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं अगर इस ऑर्डर को पकड़ें तो कॉलम हो गया, तो ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम। और इसी तरह यहाँ पे 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो। ठीक है, तो ये हमारे स्प्रेडशीट हो गए। तो इसके अंडर में फाइनेंशियल वर्क्स होते हैं। तो यहाँ पे बोला भी है कि इजी टू ऑपरेट, रिकैलकुलेट रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली ऑन चेंजिंग डेटा। ठीक है, मैं ऑटो कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। फिर कंटेंट्स सेवरल इन बिल्ड फंक्शंस टू ऑटोमेट कैलकुलेशंस एंड कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ठीक है, इसका जो स्पेस होता है बहुत ही सफिशिएंट होता है, जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो किस पे काम करता है, हमारे डेटाबेस पे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें डिज़ाइन टू क्रिएट, एडिट डेटाबेस, क्वेरी डेटा, ठीक है, इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसमें आप देखोगे क्या होता है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स लुक हियर आर वाइडली यूज्ड टू द फील्ड ऑफ आईसीटी। ठीक है, every organization produced huge volume of data every year. These huge volumes of data is stored in the form of tables that are generally related to each other. ठीक है, and the data is stored a way to easy to retrieve data based on the conditions. यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंडीशन बेस्ड होता है। DBMS provide a command for creation, updations, deletions and store the tables. To provide the command to create the functions, package and other things like that. तो ऐसे समझिए, इसका कहने का सेंस है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, तो हमारे यहाँ इंटरनेट पे हर साल बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसमें बहुत लाखों इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उन इन्फॉर्मेशंस को हमें एक्सेस करने के लिए कुछ कमांड्स का यूज़ करना होता है। जैसे हम लोग गूगल पे जाते हैं तो गूगल पे हम लोग क्या लिखते हैं, गूगल पे हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो क्या करता है, उसे एक क्वेरी की तरह जनरेट कर लेता है। जैसे मुझे चाहिए फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन एग्ज़ाम। ठीक है, जैसे ही मैं इस कीवर्ड्स को सर्च करूँगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, यह एक बना लेगा क्वेरीज़। ठीक है, तो क्वेरीज़ क्या करेगा, उस डेटाबेस में जाएगा। ठीक है, और उस डेटाबेस में जाने के बाद जहाँ पे भी ये सारे बहुत सारे रिज़ल्ट होते हैं, इस तरह से ये सारे बहुत सारे रिज़ल्ट होते हैं डॉट फॉर्मेट में। ठीक है, तो किसी एक फॉर्मेट को उठाएगा वहाँ से उस पॉइंट को और ले आके यहाँ पे हमको डिस्प्ले पे दिखा देगा वो चीज़ें। ठीक है, तो वो किस फॉर्मेट में होता है, क्वेरीज फॉर्मेट में होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब। तो यहाँ देखिए आप
जैसे यहाँ पे एक टेबल बना है टेबल वन में ये देखिए डेटा यहाँ पे ऑलरेडी फीड है, ठीक है। तो इस फीड डेटा को अगर मुझे एक्सेस करना है, सपोज दैट मुझे इसका फील्ड चाहिए, तो मुझे क्वेरी जनरेट करना होगा जिससे मुझे ये फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल होते हैं वो क्या होते हैं, RDBMS, ORDBMS, उसी तरह SQL सर्वर, ठीक है, साइबेस, इन्फॉर्मेक्स, DB2, ये सारे हमारे इसके सॉफ्टवेयर होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसे भी बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है। इसमें क्या होता है, हमारे PPT जिसे पावर पॉइंट कहते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो इसके अंदर आप देखते होंगे नंबर ऑफ़ स्लाइड्स होते हैं। उस स्लाइड्स में हम अपने इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे स्टोर करते हैं, ठीक है। ये पैटर्न है, जैसे यहाँ पे पहले इसने टाइटल लिया था और फिर सब टाइटल लिया, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको डिलीट कर दो और डिलीट करने के बाद सिंपल एक ब्लैंक पेज आ जाएगा, उस पर आप सारा इन्फॉर्मेशंस यूज़ करो। तो इस तरह से हमारा ये पावर पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया हो गया या फिर अदर कुछ ऐसे वेब पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे हम जाकर एजुकेशनल बेस्ड अपना वर्क करते हैं। तो यहाँ टाइपिंग का काम हो रहा है, दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल वर्क, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंप्यूटर यूज टू टीचिंग एंड लर्निंग द टूल्स, ठीक है। ये टीचिंग और लर्निंग टूल्स प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैज़ बिकम अ मेजर इन्फ्लुएंस एट द लेवल ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टू यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। इट एबिलिटी टू कंसर्ट कंप्यूटर्स एंड स्टूडेंट टुगेदर ओवर नेटवर्क सच एज इंटरनेट ओपन्स ऑफ फैंटेस्टिक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आर इंक्लूडेड दोज यूज फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स, ग्रामर लैंग्वेज, अदर सब्जेक्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट एनकैटा एंड माविस बैकॉन्स आर द टू यूजफुल एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया है कि ये क्या है, मैविस बैकन है, ठीक है। इनका यूज़ करके हम इन पर्पस को क्लेरिफाई करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गेम सॉफ्टवेयर। तो गेम सॉफ्टवेयर में आप देख रहे हो यहाँ पे कि गेम रिलेटेड एप्लीकेशंस ओपन है, जिसके अंदर हमें जाकर गेम खेलना होता है। उसी तरह नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए कुछ और एक गेम है, जैसे पिन बॉल है, हमारे सिस्टम में होते हैं। तो इस तरह से हम वहाँ गेम ओपन किया और खेला, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे यहाँ पे कोरल ड्रॉ, ठीक है। कोरल ड्रॉ हो गया, जो क्या करते हैं कि जिसके अंदर हम जाते हैं और कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि द बुक यू आर स्टडिंग, द कैलेंडर्स यू आर सी, डायरीज, बुक्स, टाइटल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये जो चीज़ें हम यहाँ पे टिक किए हैं, ये चीज़ें जो आप देखते हो, तो ये किस पे क्रिएट की जाते हैं, कोरल ड्रॉ पे, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट आर क्रिएटेड टू सेटिस्फाई द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मैनेज ए कंप्यूटर असेंबली हाउसेज में। अब जैसे यहाँ आप देखोगे तो ये क्या करते हैं, यहाँ देखिएगा कस्टमाइज्ड में आ गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल्स, फाइनेंशियल, होटल रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। मीन्स ऐसा सॉफ्टवेयर जो कस्टमाइजिंगली क्रिएट किए जाते हैं। तो उसमें आपको पहले बताया गया था कि स्कूल्स के लिए जो सॉफ्टवेयर क्रिएट होते हैं उसे स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये सारे प्रोसेस में ये कस्टमाइजिंग मतलब हमारे अकॉर्डिंग्स उसमें टैब्स होते हैं, बटन्स होते हैं, उसका हम यूज़ करके उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मोबाइल एप्लीकेशन में आप जितने भी ऐप्स देखते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इनको भी रिस्पॉन्सिव बनाया जाता है ताकि हमारे वो डेस्कटॉप्स के अलावा रिस्पॉन्सिव होकर हमारे मोबाइल्स पे भी प्रॉपर वर्क कर सकें, ठीक है। तो इनका जो डाउनलोडिंग प्लेसेस होता है वो कहाँ होता है, अगर एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल ऐप स्टोर में होगा, यदि हमारा एंड्रॉयड है तो गूगल प्ले स्टोर में होगा, ठीक है। विंडोज़ फ़ोन है तो विंडोज़ फ़ोन स्टोर्स में होगा, ब्लैकबेरी है तो ब्लैकबेरी ऐप वर्ल्ड में होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब हमारा आ गया समरीज़ यहाँ से। तो आप लोग यहाँ से समरीज़
मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगा। ये समरीज दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़कर नोट्स बना लेना। उसके बाद आपका ये कीवर्ड्स दिए हुए हैं, कीवर्ड्स को आपको देखना होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस MCQs, ठीक है, ये भी आपको यहाँ से कवर करने होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब ये MCQs का रेस्ट ऑफ पार्ट्स हैं, ये कवर करना है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। उसके बाद ट्रू और फॉल्स, 2 पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसको कवर करना है। उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ये ऑलरेडी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, सॉल्व्ड हैं, तो इसको आप लोग लर्न कर सकते हो। चाहो तो नोट्स भी बना लेना, अगर पेपर्स बनेंगे तो मे बी क्वेश्चंस यहाँ से भी अराइज होंगे। अब आप क्या आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका एक्सरसाइज क्वेश्चंस यहाँ तक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है और एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पे। तो जितना आप लोग यहाँ से समझ सको पूरा A to Z आपको कॉपी में कवर करना है, ठीक है। अगला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे।